हाय। आप सभी को नरेंद्र शर्मा का नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण पाठ लेकर के आया हूँ जिसका नाम है समुद्र तटः। समुद्र तट भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए यह और भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। हर छात्र का सपना होता है कि मैं समुद्र तट पर जाऊं और वहाँ के क्रियाकलापों को देखूं। आज हम आपको इस पाठ के माध्यम से समुद्र तट पर लेकर चलते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ की प्रथम पंक्ति। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय आगच्छन्ति, पर्यटन के लिए आते हैं। केचन कुछ तरंगै क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से खेलते हैं। केचन कुछ च और नौका भी नावों के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं, यानी कुछ नावों के द्वारा जल में विचरण करते हैं, जल में घूमते फिरते हैं। तेसु उनमें से केचन कुछ कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुक से यानी गेंद से खेलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो गेंद से खेलते हैं। बालिकाः लड़कियाँ, बालकाः च और लड़के बालुका गृहम रचयन्ति, यानी जो रेत के द्वारा जो घर बनाते हैं वो रेत का घर तैयार करते हैं, यानी लड़के और लड़कियां रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा तरंगे बालुका गृहम, जो रेत का घर है उसे प्रवाहयन्ति, प्रवाह ले जाती हैं। जो तरंगे हैं वो बीच बीच में आती हैं और उस रेत का जो घर बनाया हुआ है उसे प्रवाहित करके ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा, यह खेल प्रचलती एव, चलता ही रहता है। अर्थात ये बार बार बच्चे वहाँ पर रेत का घर बनाते हैं और जो तरंगे हैं वो उन्हें बार बार बहा करके ले जाती हैं। समुद्र तटः, समुद्र तट न केवलम, नहीं केवल पर्यटन स्थानानि, केवल और केवल पर्यटन स्थान नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः, जो मछुआरे हैं वे भी अपि भी स्वजीविकाम, अपनी जीविका को चालयंती, चलाते हैं। वो केवल मत्स्य जो मछुआरे हैं वो भी यहाँ पर आकर के मछलियाँ बेचते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अर्थात वहाँ सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं जाते लोग, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा अपना भरण पोषण चलता है, जिनके द्वारा अपना भरण पोषण भी करते हैं। आगे चलते हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। मैंने इनके कुछों के नाम लिए हैं। मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी, इन सब के तट बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा, इन तटों पर सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर भ्रमण के लिए जाते हैं। गोवा तटः, अब इनकी विशेषताएं बताई जाएगी। गोवा तटः, गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकम रोचते, सबसे अधिक रोचक है, यानी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्थान है। विदेशी पर्यटक वहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए, जो विशाखापत्तनम तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो विशाखापत्तनम है वहाँ से विदेशी व्यापार बहुत अधिक चलता है। ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो समुद्री जहाज़ हैं वो चावल, धान इत्यादि सामान के लोड होकर के और विदेशों में आयात निर्यात करते हैं। कोची तटः, कोची का जो तट है कोची तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारिकेल फलेभ्य मतलब नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जनाः, सभी लोग स्वैरम विहरन्ति, यानी आज़ादी से बिना रोक टोक के, विहरन्ति मतलब घूमते फिरते हैं। मुंबई नगर में जो जुहू तट है उस पर बिना किसी रोक टोक के वहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर तो फिर भी कुछ ना कुछ रोक टोक है और अन्य जगहों पर कुछ न कुछ रोक दिया जाता है, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, परंतु वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई रोकता नहीं है और वहाँ पर अपनी स्वयं आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ वहाँ घूमते फिरते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर के मेरीना तटः, मेरीना जो तट है, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, इसे ध्यान से देखें। यह देश का एक जीके का, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन, एक सामान्य ज्ञान के अंदर भी आ सकता है हमारे भारत देश के लिए, कि चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर का मेरीना तट है, मेरीना तट देशस्य, देश के सागर तटेषु, सागर तटों में दीर्घतमः, सबसे दीर्घ है, सबसे लंबा है।
यदि हम सबसे लंबे तट के बारे में बात करें तो वह चेन्नई नगर के मेरीनगर तट ही होगा। आगे चलते हैं। भारतस्य भारत के तीसरीषु दिशाशु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में ही समुद्र तट है और अस्माद एव कारणात्, इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। जो भारत देश है इसी कारण से ही इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे आने वाले चित्र पर कि प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। अब देखिए पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी आपने सुना होगा, तो ये पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है, आप जानते भी होंगे। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है। दक्षिण दिशायाम, और दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर है, और दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। आगे चलते हैं। और पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है, अरब सागर है। तो इस प्रकार से तीनों ओर हो गए, एक तरफ बंगोपसागर है, दूसरी ओर एक तरफ बंगोपसागर हो गया इधर, हिंद महासागर इधर और अरब सागर इधर, ये हो गए हमारे। तो तीनों दिशाओं से ये भारत हमारा जो घिरा हुआ है, जिसके कारण इसे हम प्रायद्वीप इति कथ्यते, यानी प्रायद्वीप भी कहा जाता है। आगे चलेंगे। एतेषाम त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम है। एतेषाम इनके त्रयाणाम तीनों के अपि भी सागराणाम सागरों का संगम है, संगम जो मिलन है वो कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। हमारे भारत देश का जो कन्याकुमारी तट है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यहाँ पर बहुत अधिक लोग जाते हैं। वो कुछ बिंदु यहाँ तमिलनाडु के कुछ इधर सी यहाँ इसके आसपास कुछ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर इधर का भी ये जो सागर है ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, और इधर जो हिंद महासागर है वो तो है ही। तो मतलब तीनों सागरों का जो तट है इस प्रकार से यहाँ से मिलता है। हम यहाँ पहुँचने के पश्चात हम देखेंगे कि हमारे केवल पीछे ही ज़मीन या धरती बचती है, बाकी चारों ओर हमारे जल ही जल दिखाई देता है, इस प्रकार से। आगे चलते हैं। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम, पूर्णिमा में चंद्रोदय सूर्यास्तम च, चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय और सूर्यास्तम च और सूर्य का अस्त होना, दोनों च और युगपदेव दृष्टुम शक्यते। युगपद मतलब एक साथ, दृष्टुम देखने के लिए, शक्यते मतलब देख सकते हैं। अर्थात हम पूर्णिमा के दिन ही चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, दोनों को एक साथ हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पहुँचने के बाद हम दोनों को एक साथ वहाँ उनके दर्शन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए अगला चित्र आ गया है जिसकी मैं पहले पूर्व में चर्चा कर रहा था कि देखिए प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप होता है जो स्थान जल से तीनों ओर से घिरा हुआ हो। हमारा जो भारत देश है वो कुछ इस प्रकार का, देखिए इस ओर से भी घिरा हुआ है और इस ओर से भी घिरा हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कहा जाने वाला स्थान, ठीक है। इसके पश्चात यदि हम द्वीप को देखें, द्वीप कैसा होता है, ये मैंने ऊपर चित्र लगाया हुआ था, ये इस प्रकार का कुछ द्वीप होगा। यदि आप इस चित्र में देखेंगे तो इसके चारों ओर ही आपको जल ही जल नज़र आ रहा है, इसके चारों ओर जल नज़र आ रहा है, इसलिए इसको द्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात यदि महाद्वीप को देखें हम, तो महाद्वीप हमारे देश में 7 मुख्य महाद्वीप रखे गए हैं, जिनमें से ये इस चित्र में प्रस्तुत किए गए हैं। यदि आप नाम जानना चाहें तो देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसके बाद यूरोप, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद एशिया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और 7वां अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं जिनको संख्या दी गई। और महाद्वीप क्या होते हैं, जो पूरे जल के अंदर से ऐसा भूभाग जो पूरा ऊपर उठ करके आता है, तो इनको 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। क्योंकि ये कोई छोटे मोटे द्वीप नहीं है, ये महाद्वीप हैं, वो बहुत बड़े हैं। इनमें एक के अंदर बहुत कई देश इनके अंदर विद्यमान है, कई देश आते हैं, इसीलिए इस प्रकार से ये प्रायद्वीप और द्वीप और महाद्वीप इनको संख्या दी गई है। इसके पश्चात हम अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। देखिए अभ्यास कार्य में प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु। तो इसमें उच्चारण करना हमने पहले प्रश्न में। तो पहला शब्द है तरंगई, संगमः, प्रायद्वीपः, मत्स्यजीविनः, तिसृषु, बंगोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, वैदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदयः। इस प्रकार से इन सभी का आपको उच्चारण आना चाहिए। द्वितीय प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए।
पहला प्रश्न है जनः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, उसके बाद उसके सामने जो है उत्तर लिखा हुआ है जनः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, वो जल से विहार जल विहार करते हैं, किससे करते हैं, काभि नौका भी, तो जो प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा वो काभि हो जाएगा, और जो उत्तर पद हो जाएगा, ये काभि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है और नौका भी उत्तर पद हो जाएगा। द्वितीय प्रश्न है भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः, यानी सबसे लंबा तट कौन सा है, तो चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति, यानी भारत का सबसे लंबा तट चेन्नई का मेरिना तट है। जनाः लोग कुत्र स्वैरम विहरन्ति, कहाँ पर आज़ादी के साथ घूमते हैं, मतलब बिना रोक टोके घूम सकते हैं, वो है मुंबई नगरस्य जुहू तटे, यानी वो मुंबई नगर का जुहू तट है। इसके पश्चात चलते हैं बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति, जो बच्चे हैं वो रेत से क्या बनाते हैं, रेत से बनाते हैं बालुका गृहम, यानी वो रेत का घर बनाते हैं। कोची तटः को जो कोची का तट है वो केभ्य ज्ञायते, किन के लिए जाना जाता है, वो नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, यानी नारियल के फल के लिए जाना जाता है। द्वितीय प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द बनेगा कः, जिसके स्थान पर आ जाएगा चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः। आगे चलते हैं तृतीय प्रश्न की ओर। तृतीय प्रश्न में है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरो। पहला रिक्त स्थान भरेंगे, इसमें लिखा हुआ है कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट पर त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति, किम भवति, तीनों सागरों का क्या होता है, संगम भवति, यहाँ पे लिखा हुआ संगम होता है। भारत देशः इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहा जाता है, भारत देशः प्रायद्वीपः कथ्यते, यानी भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है, प्रायद्वीप के नाम से पुकारा जाता है। जनाः लोग समुद्र तट पर डैश आगच्छन्ति, यानी किस लिए आते हैं, पर्यटनाय आगच्छन्ति, यानी भारत जो लोग हैं जो समुद्र तट पर पर्यटन के लिए आते हैं। बालेभ्य यानी बच्चों के लिए, यानी बच्चों को डैश रोचते, क्या पसंद है, यानी क्रीड़ा पसंद है, उनको क्या पसंद है, क्रीड़ा पसंद है। देखिए रोचते आया है तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति आई है, कुछ आगे चतुर्थी विभक्ति पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति कहाँ आती है इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। देखिए जैसे दा धातु है या रुच धातु है, ये रोचते जो बना है, इस प्रकार की धातुओं के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। वैसे अर्थ तो को का प्रकट करता है, को का, ठीक है, परंतु यहाँ पर रुच धातु जिसको पसंद होगा और जिसको दिया जाएगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ये संस्कृत के अंदर नियम है। इसके पश्चात चलते हैं, आगे है भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में क्या है, भारतस्य पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः अस्ति, यानी भारत की पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागर है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है जो बंगोपसागर के नाम से प्रसिद्ध है। अगले चतुर्थ प्रश्न की ओर चलते हैं, यथा योग्यम योजयत, हमें इनका मिलान करना है चतुर्थी विभक्ति के अनुसार। एक और मैंने उत्तर भी लिखे हुए हैं इधर, तो यदि हम चाहें तो हम मिलान करेंगे। देखिए इसमें पहला शब्द है समुद्र तटः, समुद्र तट किसके लिए है, समुद्र तट जो है वो पर्यटन के लिए है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आप मिलान भी करना चाहें तो मिलान भी कर सकते हैं आप इस प्रकार से, ठीक है। क्रीडनकम यानी जो खिलौना है वो किसके लिए है, क्रीडनकम खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम किसके लिए, दुग्धम पोषणाय, दूध पोषण के लिए। दीपकः, दीपक किसके लिए है, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। और विद्या किसके लिए है, विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। इस प्रकार से इसका हम मिलान करेंगे। पंचम प्रश्न देखते हैं, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, तृतीय विभक्ति प्रयोग से रिक्त स्थानों को पूरा करिए। व्योमः मित्रेण सह गच्छति, जो व्योम है वो किनके साथ जाता है। इसका पहला उदाहरण है और ये था यथा, मतलब जिसका उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि व्योम किसके साथ जाता है, यहाँ पर सह के साथ में। अब ये भी एक नियम है, यहाँ पर भी एक नियम बनता है, यदि सह शब्द आ जाए, साकम आ जाए, सार्धम आ जाए और समम आ जाए, ये चार शब्द हैं, तो यदि इन शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आगे पहला शब्द है, देखिए पहला खाली स्थान है इसमें, बालकः, बालक डैश सह पठन्ति, तो बालक जो हैं वो किनके साथ पढ़ते हैं, बालिका भी सह पठन्ति, वो बच्चे किसके साथ पढ़ते हैं, लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बालिका भी आ जाएगा, पहला हो जाएगा। द्वितीय दूसरा आ जाएगा,
तड़ागः तालाब, जो तालाब है वो डैश विभाति, किसके द्वारा विभाति मतलब सुशोभित होता है, किसके द्वारा अच्छा लग रहा है, कमलई, कमलों के द्वारा वह अच्छा लग रहा है। अहम अपि डैश खेलामी, मैं भी डैश के साथ खेलूंगा, तो मैं भी कंदुकेन, गेंद के साथ खेलता हूँ। अश्वः डैश सह धावंती, जो घोड़े हैं वो डैश सह धावंती, दौड़ते हैं, किसके साथ दौड़ते हैं, अश्वैषः, घोड़ों के साथ ही दौड़ते हैं, जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ ही दौड़ रहे हैं। पांचवा है मृगः डैश सह चरंती, जो पशु हैं वो मृगई सह चरंती, यानी मृगों के साथ यानी पशुओं के साथ ही चरते हैं। देखिए मृग का मतलब हिरण भी होता है, मृग का जो मतलब होता है वो हिरण होता है, हिरण हिरणों के साथ चरते हैं, परंतु कई जगह पर मृगाश्चरंती जो लिखा हुआ है शास्त्रार्थियों ने, वो पशुओं की संख्या दी गई, उसको सभी पशु के समान बताया गया। ठीक है, इस प्रकार से है। आगे चलते हैं, एक चक्र आ गया, चक्र का प्रश्न है, चक्र के चक्र में नहीं पढ़ना है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अधोलिखिता नाम, यानी जो अधोलिखित वृत्त चित्रम पश्यत, यानी जो नीचे चित्र लिखा गया उसको देखिए, और उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतई शब्द, यानी उदाहरण के अनुसार जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं उनसे क्या करना है, उचित वाक्यानि रचयत, यानी उचित वाक्य बनाने हैं। मैंने आपके सामने ये जो 7 वाक्य बनाए हुए हैं, इन वाक्यों को थोड़ा सा देखिए, और ये 7 वाक्य मैंने बना दिए हैं। बनाए किस प्रकार से, किस प्रकार से बनाने हैं, आप यहाँ पे नंबर देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को देखते हुए इन संख्याओं के माध्यम से हमने वाक्य को बना देना है। इसके नीचे खालिस्तान है, उन खालिस्तानों में पूर्ण वाक्य हमने लिखना है। अब लिखना क्या है, बीच में देखिए, बीच में एक चक्र दिखाई दे रहा है, जो रहीम नाम लिखा हुआ है, ये सभी वाक्यों का कर्ता हो जाएगा, ये कर्ता हो गया। उसके पश्चात जो दूसरा चक्र है, उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनके अंदर विभक्तियों का प्रयोग करना है। हमने उन शब्दों से विभक्ति, उचित विभक्ति बनानी है, कि जो तृतीय आएगी या चतुर्थी आएगी, जो भी आएगी, ये है तो वैसे तृतीय विभक्ति का ही, क्योंकि सभी में तृतीय विभक्ति है, यदि आप देखेंगे तो हमें तृतीय विभक्ति चला करके इसको पूर्ण करना है। जो बाकी के चक्र हैं, यानी तीसरा चक्र है और जो चौथा चक्र है, उन चक्रों में कोई भी शब्द को आप लोगों ने नहीं बदलना है, यानी जिसके अंदर बदलाव लाना, जिसके अंदर परिवर्तन लाना है, जिनमें विभक्तियों का प्रयोग करना है, वो केवल दूसरे वाला चक्र है, बाकी सभी यूं के यूं रहेंगे। तो हमने उठा करके उसमें एक एक चक्र के इस प्रकार से, जैसे ये पहली पंक्ति बन जाएगी, जैसे रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, तो ये हमारा एक वाक्य बन गया, जिसको हमने उठा करके यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा है रहीमः, द्विचक्री का शब्द है, तो उसकी तृतीय विभक्ति क्या बन गई, द्विचक्रिकया, यानी साइकिल से, आपणम गच्छति, यानी वो बाजार जाता है, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। फिर तीसरा है रहीमः कलमेन सह पत्रम लिखति, ये तीसरा हो जाएगा, रहीमः कलमेन सह पत्रम लिखति। उसके पश्चात है चौथा है रहीमः हस्तेन, हाथ से, कंदुकम क्षिपति, जो रहीम है वो हाथ से गेंद फेंकता है। इसके पश्चात पांचवा है रहीमः नौका शब्द है, तो उसकी तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, नौकया, नौका से जल विहारम करोति, वह जल विहार करता है, जो रहीम है वो नौका से क्या कर रहा है, वो जल विहार करता है। छठा देखिए, रहीमः चषकेण जलम पिबती, वो चषक से यानी जो गिलास है उसके द्वारा पानी पीता है। रहीमः, रहीम तुलिकया, तुलिका से चित्रम, चित्र रचयति, रचता है। आठवां है रहीमः वायुयानेन, वायुयान के द्वारा, ह्यः जो बीता हुआ कल है, कल, आगच्छत आया है, रहीम जो वायुयान से यानी जहाज से कल आया है। इसमें 2 शब्द हैं, इसमें कुछ त्रुटि हो गई है, उसके द्वारा आप सही कर लीजिएगा। इसमें पांचवें वाक्य में नौकाया नहीं आएगा, वहाँ पर नौकया आएगा, अर्थात यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगेगी। कै को तृतीय विभक्ति बनाते वक्त कया बनता है, जैसे बालिकया बनता है, गीतया बनता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी नौकया बनेगा। और दूसरा है यहाँ पर षष्ठ में जो छठा वाक्य है, इसके अंदर चसकेन लिखा हुआ है, वहाँ पर न के स्थान पर अणय होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो शब्द के अंदर शकार की ध्वनि आ रही है, तो जहाँ पर जिस शब्द में शकार आ जाता है वहाँ पर अणय का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर चषकेण बनेगा, न कि चषकेन। ठीक है, इसके पश्चात आगे चलते हैं। सप्तमः,
सप्तमः प्रश्नः कोष्ठकात् उचितप्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूर्यत, अर्थात कोष्ठकदत्तानां शब्दानां प्रयोगेण एव रिक्तस्थानानि पूर्यत, हम रिक्तस्थानों को भरेंगे। पहला प्रथम खाली स्थान है धनिकः, धनिक डैश धनम ददाति, वो धन देता है। देखिए मैंने पूर्व में ही चर्चा की थी कि दा धातु के साथ में चतुर्थी विभक्ति आएगी, तो हम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग कर देंगे और इसमें भर देंगे निर्धनाय। आगे है बालः डैश विद्यालयम गच्छति, बाल जो बच्चा है वो विद्यालय जाता है, किस लिए जाता है? पठनाय, पढ़ने के लिए जाता है। सज्जनाः डैश जीवन्ति, जो सज्जन लोग हैं वो किसके लिए जीते हैं? परोपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जो है वो डैश पारितोषिकम यच्छति, यानी वो पारितोषिक देता है। जो प्रधानाचार्य है वो पारितोषिक देता है यानी उपहार देता है। किनको देता है? छात्रेभ्य। चतुर्थी विभक्ति आएगी, यछ आ गया, वही चतुर्थी विभक्ति के रूप में दा धातु, दा को ही यछ आदेश हो जाता है। उसके पश्चात नमः डैश नमः, नमः के साथ में भी चतुर्थी विभक्ति हमेशा प्रयोग होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा शिक्षकाय नमः। आप कभी भी देखिएगा जब भी हम पूजा करते हैं तो नमः शिवाय बोलते हैं, शिव नहीं, शिवम नहीं बोलते हैं, शिवेण नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, शिवाय बोलते हैं। नमः गणेशाय, नमः वैष्णवे, तो इस प्रकार से हम जो बोलते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अग्रिम प्रश्न संप्रदान कारक। देखिए अब इसके अंदर क्या है, संप्रदान कारक की एक विशेष इसके अंदर छटा दिखाई पड़ती है इस पाठ के अंदर। तो हमने संप्रदान कारक को समझना है। संप्रदान की पहचान हमारी के लिए होती है, परंतु संस्कृत में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि कुछ धातुओं के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं कि जिनकी चतुर्थी विभूति किस प्रकार से बनेगी। देखिए प्रथम शब्द है देवः। देव शब्द का यदि हम एक वचन रूप देखें, द्विवचन देखें और बहुवचन देखें तो देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। फिर इंद्र को देखिए, यह भी अकारांत शब्द है, तो यह भी इंद्राय, इंद्राभ्याम, इंद्रेभ्यः। यानी जनक, गज, ये चारों शब्द अकारांत हैं, तो सभी के एक समान शब्द रूप चलेंगे। इसके पश्चात है अम्बा, लता और माला। यह आकारांत स्त्रीलिंग है और इसलिए यह आकारांत स्त्रीलिंग होने के कारण इनका शब्द रूप जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें अम्बा का बन जाएगा अम्बायई, लता का बन जाएगा लतायई और माला का मालायई। जो द्विवचन है वो समान ही रहेगा, अम्बाभ्याम, लताभ्याम, मालाभ्याम, परंतु और बहुवचन में थोड़ा सा और बदलाव आ जाएगा। एकारांत की जगह आकारांत ही रहेगा, अम्बाभ्याम लताभ्य, माफ़ी चाहूँगा, अम्बाभ्याम लताभ्यः मालाभ्यः। इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द बनेंगे वो भ्य प्रत्यय लग करके अम्बाभ्यः, लताभ्यः और मालाभ्यः, इस प्रकार से वो शब्द बन जाएंगे। आगे चलते हैं अग्रिम चित्र की ओर। चतुर्थी विभक्ति का यदि हम शब्दों में प्रयोग करते हैं तो वो किस प्रकार करेंगे। देखिए अश्वः जलाय, जलाय तड़ागम गच्छति। जो अश्व है, जो घोड़ा है, वो तालाब जाता है, किसके लिए जाता है? पानी पीने के लिए जाता है। ठीक है, पानी के लिए जाता है, पानी पीने के लिए वहाँ पर वो जाता है। दूसरा है सूर्य है प्रकाशाय भवति। जो सूर्य है वो प्रकाश के लिए होता है। तीसरा है पुस्तकम ज्ञानाय अस्ति, यानी पुस्तक जो है वो ज्ञान के लिए होती है। सह वह भिक्षुकाय, भिक्षुक को अन्नम यच्छति, अन्न देता है। देखिए हम यहाँ पर भिक्षुक के लिए अन्न देता है, जब हम हिंदी में वाक्य लिख रहे होंगे तो हम के लिए नहीं लिखेंगे, हम यही लिखेंगे कि वह भिक्षुक को अन्न देता है। परंतु जब हम संस्कृत में वाक्य बना रहे होंगे तो उस समय पर हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पर अन्न जो आया, अन्न देना, जिसको अन्न दिया जा रहा है उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। आगे देखिए वृक्षः, वृक्ष परोपकाराय फलंति, यानी परोपकार के लिए फल देते हैं। अम्बायई नमः। देखिए अम्बा शब्द है, चतुर्थी विभक्ति अम्बायई बनेगा, अतः यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है अम्बा की। तो सरस्वती है, जैसे इकारांत अगर आ जाता सरस्वती के अंदर तो वहाँ पर भी हम क्या बनाते, सरस्वत्यई नमः, इस प्रकार से हम शब्द का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य देखिए शिक्षकः मालायई पुस्तकम ददाति। जो शिक्षक है वो माला के लिए पुस्तक देता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मालायई। आगे है उद्यान पालकः। उद्यान पालक, जो उद्यान का पालक है, जो उद्यान को बनाने वाला है, वो लतायई, लताओं के द्वारा, लता के लिए जलम यच्छति, यानी पानी देता है। वो जो बेल हैं, लता क्या होती है, बेल होती हैं, उनको पानी देता है। ठीक है, तो लताओं के लिए पानी दे रहा है। अगले मैं आपको चतुर्थी विभक्ति की ओर लेके चलता हूँ। कुछ अन्य उदाहरण आप देखेंगे। नमः, नमः है
असूयति ईर्ष्यति, जहाँ जिसके प्रति ईर्ष्या हो तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। स्पृहति, रोचते, स्पृहति स्नेह करना, रोचते पसंद आना, ये सब इन सब के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। यच्छति, ददाति, कुप्यति, क्रुध्यति, इन सब के साथ में भी जो प्रयोग होगा वो चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ उदाहरण और प्रस्तुत किए गए हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, जीवेभ्य स्वस्ति, यानी सभी जीवों के लिए अच्छा हो, भला हो, जब आशीर्वाद दिया जाता है, बोला जाता है, कल्याण के लिए कामना की जाती है। छात्रेभ्य स्वस्ति, आकाशाय स्वस्ति और बालकेभ्य स्वस्ति, इस प्रकार से सबके साथ में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इसके पश्चात रामः, राम याचकाय भोजनम यच्छति, जो राम है वो याचक के लिए भोजन देता है, यानी भिखारी को भोजन देता है, तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। धनिका भिक्षुकेभ्य वस्त्राणि यच्छति, यानी जो धनवान है वो भिक्षुकों को, भिखारियों को वस्त्र देता है। अहम रमेशाय पुस्तकम दास्यामि, मैं रमेश को पुस्तक देता हूँ, यानी रमेशाय, रमेश को पुस्तक, यहाँ पे दा धातु आ गई, इस वजह से यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति आएगी। इसके पश्चात आ गया अध्यापकः छात्रेभ्य ज्ञानम यच्छति, जो अध्यापक है वो छात्रों को ज्ञान देता है, यानी इसके यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इसके पश्चात है सह छात्रः, सह स्वमित्राय ईर्ष्यति, वह अपने मित्र के लिए ईर्ष्या करता है, वह अपने मित्र के प्रति क्या करता है, जलन महसूस करता है, ईर्ष्या महसूस करता है। अगला वाक्य है बालिकायै पुष्पाणि रोचन्ते, यानी बच्चों, जो बालिका हैं, जो लड़कियां हैं, उनको फूल पसंद है। बालकाय मोदकम रोचते, जो लड़के हैं उनको क्या चीज पसंद है, उनको लड्डू पसंद है। जनकः पुत्राय क्रुध्यति कुप्यति, जो पिता है वो पुत्र के ऊपर क्रोधित होता है, उसको गुस्सा करता है। ठीक है। बालकः मोदकाय स्पृहति, यानी बच्चा जो है वो लड्डू के लिए, लड्डू को स्नेह करता है, बड़ा प्यारा लगता है उसको लड्डू। कन्या पुष्पेभ्य स्पृहति, यानी जो लड़कियां हैं वो फूलों के लिए बहुत ज़्यादा स्नेह रखती हैं। इदम दुग्धम बालकाय अस्ति, यह जो दूध है वो बच्चों के लिए है। इदम फलम रामाय अस्ति, यह फल राम के लिए है। एतत् फलम एतत् तृणम, यह तृण अश्वाय अस्ति, यह तृण जो है वो अश्व के लिए है, यह जो मतलब घास है वो घोड़े के लिए है। ठीक है। शिक्षा ज्ञानाय अस्ति, जो शिक्षा है वो ज्ञान के लिए है। सूर्य प्रकाशाय अस्ति, वो सूर्य प्रकाश के लिए है। कूपः जलाय अस्ति, कुआं जल के लिए है। और लता पुष्पेभ्य अस्ति, वो लता जो है वो बेल है, वो फूलों के लिए है। पुष्पाणि सुगंधाय अस्ति, जो फूल हैं वो सुगंध के लिए हैं। तो इन वाक्यों में कुछों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इनसे आप चतुर्थी विभक्ति पक्की कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।